चैप्टर 2 है बेटा हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, मैं शुरू से ही करवा रही हूँ आप लोगों को। एस ब्लॉक एलिमेंट को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में हमारे पास कौन कौन से ग्रुप बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक से। ठीक है, तो हमारे पास जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उसमें हमारे पास आता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, एक बार ये बता दो आवाज सही से आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ जी, चलो। और ये भी बताना स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एक बार। आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है वाइट? ओके ओके बेटा। अब देखो हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उनकी हमें लोकेशन मतलब कहाँ पे वो पीरियोडिक टेबल में लाई करते हैं। तो हमारे पास जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो हमारे पास एलिमेंट होंगे उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब ये जो एलिमेंट होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जो हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट है उसके पास क्या होता है? दो। ग्रुप 1 के पास हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और ग्रुप 2 के पास हमारे पास क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, अब जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलेंगे उनको? हम अल्कली मेटल बोलेंगे। एक मिनट, मैं पेन शेयर कर रही हूँ आपको। हाँ जी, अब देखो मैं लिख रही हूँ तो मुझे बताओ आपको शो हो रहा है कि नहीं। क्या है? अब जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है उनको हम अल्कली मेटल बोलते हैं, और उनकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो है हमारी NS1। क्या होगी? NS1। शो हो रहा है आप लोगों को मैं लिख रही हूँ तो? हाँ, अब इसमें हमारे पास 6 एलिमेंट आते हैं ग्रुप 1 में। हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है बेटा वो है हमारा लिथियम, नेक्स्ट है हमारा सोडियम, नेक्स्ट है पोटेशियम, फिर आता है हमारा रूबिडियम, फिर आता है सीजियम, और फिर आता है हमारा फ्रेंशियम। तो आप लोगों को इनके नाम भी याद होने चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रुप 2 के एलिमेंट की। जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उनको हम जर्नली क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलने के साथ साथ अब जो इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारी NS2। क्या होगी हमारी? NS2। ठीक है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में जो कि s ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद इसमें एलिमेंट कौन कौन से आते हैं वो देखो बेटा। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है हमारा बेरिलियम, नेक्स्ट आएगा हमारा मैग्नीशियम, नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम, फिर आता है हमारा स्ट्रोंशियम, और फिर आता है बेरियम, और लास्ट है हमारा रेडियम। ठीक है, ये एलिमेंट हमारे हो जाएंगे ग्रुप 2 के एलिमेंट। उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो इनको नाम दिया हुआ है ग्रुप 2 के एलिमेंट को, इनको हम अल्केलाइन अर्थ मेटल बोल रहे हैं। तो अल्केलाइन अर्थ मेटल इनको हम क्यों बोलते हैं? पहली बात तो अल्केलाइन होने का मतलब क्या है कि ये अल्कलाइन नेचर है। इनका कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। ठीक है, अल्कलाइन नेचर होने की वजह से एक तो हम इनको अल्कलाइन बोल रहे हैं, दूसरा हम इनको अर्थ मेटल बोल रहे हैं। अर्थ मेटल का मतलब क्या है? ये इजीली हमें क्या है एग्जिस्टेड फॉर्म में कहाँ पे मिलती है? अर्थ में मिल जाती हैं। ठीक है, इसकी वजह से इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं बेटा हम। नेक्स्ट अब हमारे पास आएगी इनकी अबंडेंस और अक्रेंस। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो आपको कितनी अमाउंट में हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं
वो बहुत एक्टिव मेटल हैं। एक्टिव मेटल होने का मतलब क्या है, हाईली रिएक्टिव हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है एयर की प्रेजेंस में। तो ऐसे ही हम इनका यूज नहीं कर लेते। तो ये हमें किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में मिलती है बेटा। और कंबाइंड फॉर्म कौन कौन सी हो सकती हैं, ये हमें हैलाइड्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिल सकती हैं, सल्फेट के साथ मिल सकती हैं, कार्बोनेट के साथ मिल सकती हैं, या सिलिकेट्स के साथ मिल सकती हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? पहले हम वो ये बोलेंगे, जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो एक्टिव मेटल हैं। वो क्या है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, इसीलिए हमें ये फ्री स्टेट में नहीं मिलती हमारे नेचर में। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेंगी, किसी न किसी कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगी, और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती। अब उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, अब इनकी क्या रेंज है हमारे अर्थ क्रस्ट पे। तो हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम किस में आ रहा था, ग्रुप 2 के एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट था, हमारा थर्ड एलिमेंट था हमारा कैल्शियम। तो वो हमारा फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट का। समझ में आई बात? ये बातें आपको जस्ट पता होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल की, आपको बिल्कुल पेपर में आ जाएंगी। मतलब क्या है, ये कहना ये चाह रहा है यहाँ पे कि ये मेटल हमें अर्थ क्रस्ट पे मिल जाती हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हमारी 6th है, सोडियम हमारी 7th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है, तो ये इनकी अबंडेंस के बारे में है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसका, वो आती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम पहले तो ये करेंगे कि जो हमारा अल्कली मेटल है उसके आउटर मोस्ट शेल में, अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 की बात कर रही हूं मैं, कि इसके पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और वो एक इलेक्ट्रॉन आपको s ऑर्बिटल में मिलेगा बेटा। बल्कि हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन भी आपको s ऑर्बिटल में मिलेंगे। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्नल तो मैंने तुम लोगों को बता दी। अब हम बात करेंगे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के एक एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। तो हमारे पास ग्रुप 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, लिथियम था बेटा। लिथियम की हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हीलियम लिख लेंगे हम, ये सबको पता है, हम नोबल गैसेस को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। और हमारे पास 2s में कितने हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सोडियम की। सोडियम की आपके पास एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, 11 होता है। यहाँ पे अब आपकी क्या आ जाएगी, नियोन आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 3s1 हो जाएगा। उसके बाद हम पोटेशियम लेंगे, पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, 19 इसका एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे आपके पास आर्गन आ जाएगा और 4s1 आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा रुबिडियम। रुबिडियम को हम Rb से डिनोट करते हैं, और हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 37, तो हमारे पास यहाँ पे क्रिप्टॉन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5s1। नेक्स्ट हमारे पास होता है सीजियम। सीजियम का हमारे पास होता है 55 एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी जिनोन, और 5 के बाद कौन सी सेल आती है, 6 वाली, और s में आपका आ जाएगा 1। इसी तरह से बेटा फ्रेंशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 87 होता है, तो हमारे पास जो गैस आएगी वो आएगी रेडॉन, और 7s में आपका क्या आ जाएगा, 1। अब जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने स्टडी की, तो हमें एक बात देखने को मिल रही है कि यहाँ पे ऑर्बिटल तो सेम चल रहा है s, पर जो शेल है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। पहले में हमारी 2 थी, फिर हमारे पास 3 हो गई, फिर 4 5। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, नंबर ऑफ सेल हमारे पास क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, किसमें, ग्रुप में, टॉप टू बॉटम का मतलब होता है कि हम ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं। तो हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं बेटा, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स क्या होती जाती है, बढ़ती जा रही है। वो यहाँ पे हमें अभी शो भी हो रहा है। समझ में आ गई ये बात? कितने बच्चे हैं क्लास में, कितने बच्चे हैं क्लास में, एक बार मुझे बताओ। 61। अब देखो, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगी
अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमारे पास फर्स्ट मेटल आएगी बेरिलियम, फिर आती है हमारी मैग्नीशियम, फिर आएगी कैल्शियम, फिर आएगी स्ट्रोंशियम और फिर आएगी बेरियम। मतलब आपको क्या है, 5 एलिमेंट का तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। इनकी जो 6th एलिमेंट है उसका इतना रोल नहीं होता। तो हमारे पास बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 4 के अकॉर्डिंग हम हीलियम लेंगे और हमारे पास अब 2s ही है शेल, तो अब इसमें आपके पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नियोन आ जाएगी, इसमें आ जाएंगे हमारे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास ऑर्गन आ जाएगी और 4s में आ जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे पास आर्गन के बाद आती है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन में 5s सेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद बेरियम जो है उसमें आ जाएगी हमारी जिनोन और 6s में आ जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रिपीट हो रहा है टॉपिक, क्योंकि काफी टाइम हो गया था इसको करवाए हुए। अब आती है हमारी कंपैरेटिव स्टडी, जब हम करते हैं किसकी, ग्रुप 1 के एलिमेंट की। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा वो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पहले तो आपको जर्नल ट्रेंड पता होने चाहिए, फिर हम स्टडी कर सकते हैं किसी भी ग्रुप की कंपैरेटिव स्टडी। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का जर्नल रूल क्या है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का मतलब होता है साइज से, कि हम साइज देख रहे हैं। साइज आपको पता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम किसकी स्टडी करते हैं, पीरियड की स्टडी करते हैं। पीरियड की जब हम स्टडी करते हैं तो हमने ये देखा कि वहां पे जो न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह से वो साइज को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हमारा साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब बात करते हैं हम टॉप टू बॉटम की, जो कि ग्रुप के लिए होता है। तो टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो हमारे पास सीधी सी बात है, नंबर ऑफ सेल्स अभी देखा कि हमारे पास इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ सेल्स आपके पास इंक्रीज हो रही हैं तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ गई ये बात, ये हमारा जर्नल ट्रेंड है। अब हमें स्टडी करनी है ग्रुप 1 की, तो उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट बात निकल के आएगी बेटा वो है, जो अल्कलाइन मेटल होते हैं उनकी लार्जेस्ट एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड से। क्या बोलोगे, अल्कली और अल्कलाइन अल्कली मेटल की बात करेंगे पहले हम। अल्कली मेटल हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। अब हम बात करें कि यदि हम मूव करें डाउन द ग्रुप, जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो क्या होगी, इंक्रीज होएगी, ठीक है, सबको पता है। और यदि हम क्या करें, मूव करें इन ए पीरियड, तो हमारे पास जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी, ड्यू टू इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, द अल्कली मेटल हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। इसीलिए हमने ये बात बोली थी, क्योंकि वो तो फर्स्ट एलिमेंट के ही है ना, फर्स्ट ग्रुप ही आपका आ जाता है। तो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा लिथियम, लिथियम की क्या होती है, लार्जेस्ट एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है। समझ में आ गया। अब हम जाते हैं, जब हम ग्रुप में जाएंगे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारे पास साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या हो जाएंगी, हमारे पास नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया, ग्रुप और पीरियड को कैसे पढ़ोगे, ये बात क्लियर हो गई। हाँ जी, हाँ। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी होती है जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि हम क्या कर सके, जो इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन आपका अवेलेबल है उसको हम रिमूव करा सके। उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा जो अल्कली और अल्कली मेटल हैं वो क्या है, आपका उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इजीली क्या कर देते हैं, उसको लूज कर देते हैं।
लूज कर देंगे तो वहां पे हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी लगानी ही नहीं है, लगाएंगे ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो अल्कली मेटल है उनकी लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है इन ईच पीरियड। समझ में आई ये बात? समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे थे? अब आपका मेटल है और वो M पॉजिटिव में जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर दे, लूज कर दे, तो यहाँ पे क्या है, इनकी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। क्यों है यहाँ पे? क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको लूजली होल्ड किए हुए है न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम यदि बात करें यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है अल्कली मेटल की वो बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल यदि हम सोडियम ले इन सॉलिड स्टेट तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन तो बेटा लूज कर देता है इजीली, पर यदि आप ये कहो कि Na पॉजिटिव में से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालें और Na2 पॉजिटिव, ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि Na पॉजिटिव आपका Na2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है विद लूज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी नहीं होगा। वो क्या करेगा, अपना एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, तो आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको क्या लगानी पड़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो क्या होती है, इनकी कम होती है। यदि दोनों का कंपैरिजन पूछा जाए फर्स्ट और सेकंड का, तो आपकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। किसके केस में, आपके अल्कली मेटल के केस में। ठीक है, समझ गए सब बच्चे? हाँ जी। अब जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी वो है हमारी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे अल्कली मेटल हैं वो क्या होती हैं, सॉफ्ट मेटल होती हैं। कैसी मेटल है, सॉफ्ट मेटल है। इसी रीजन की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होता है। क्या होगा, लो होगा। दूसरा हम ये बोल सकते हैं जो अल्कली मेटल है उनके पास क्या है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है पर मेटल एटम। उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उनको बाइंड करने की इन क्रिस्टल लैटिस, वो भी क्या होती है, कम होती है। इसकी वजह से जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं इन मेटल में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। अब जो मेटेलिक बॉन्ड है वही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से ज्यादा हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है ऑन मूविंग डाउन फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है आपको? अब ये बताओ आगे अभी करवाऊं या नेक्स्ट क्लास में करवा दूं? हाँ जी, देखो अब क्योंकि ये चीज करवाई हुई है आप लोगों को, नेक्स्ट जो है हमारा वो है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो इसके लिए हम यदि देखो आपको जब ये स्टडी करना हो कि आप क्या कौन से ग्रुप को लेके चल रहे हो, तो यहाँ पे हम एस ब्लॉक एलिमेंट यदि देखते हैं तो हम एक तरह से ग्रुप की ही स्टडी कर रहे हैं बेटा। ग्रुप में तो आपका फर्स्ट ग्रुप ही है, तो लिथियम टू सीजियम आपको स्टडी करनी है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब हम यदि बात करें डेंसिटी की तो ये यही कह रहा है कि यहाँ पे जो इनका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको उसके बाइंड अप करने की क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या है, कम है एनर्जी। तो वो एनर्जी कम होने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो था, तो हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल यहाँ पे ये भी निकल के आएगा कि जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो एटॉमिक मास होता है जब हम मूव करते हैं डाउन टू द ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, वहां पे क्या होता है हमारा, आप देखते हो कि जो एटॉमिक साइज है और जो एटॉमिक मास है वो दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। बट हम यहाँ पे बोलेंगे जो यहाँ पे एटॉमिक मास है वो मोर कंपनसेट करता है। क्या होगा, वो क्या होगा, इज मोर देन कंपनसेट, वो कंपनसेट कर देगा किसको, जो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है उसको। ठीक है, इसकी वजह से जो डेंसिटी है अल्कली मेटल की, जब हम लिथियम टू सीजियम जा रहे हैं वो क्या होती है, इंक्रीज। सीधी सी बात है बेटा, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज छोटा है, साइज छोटा है तो वहां पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं
वहां पे आपको ये बताना है कि साइज के साथ साथ मास भी तो बढ़ रहा है, तो जो एटॉमिक मास है वो कंपनसेट कर देता है साइज को। तो कंपनसेट करने की वजह से वहां पे आपके क्या कह सकते हो कि डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि साइज आपका, अभी तक तो हम ये बोल रहे थे कि शेल बढ़ने की वजह से साइज बढ़ रही है, पर साइज वाला फैक्टर थोड़ा कंपनसेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मास भी साथ साथ में बढ़ रहा है, तो मास उसको कंपनसेट कर देगा। तो मास वाला फैक्टर काम करेगा जब आप डेंसिटी की स्टडी करते हो, ठीक है। वैसे ये देखा गया है कि ये लाइट ही होते हैं वेट में, सभी मेटल जो होते हैं ग्रुप 1 की, उनका वेट क्या होता है, लाइट होता है, इतना कम होता है कि वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। और बाकी जब आप हम मेटल देखते हैं, जैसे आयरन भी एक क्या है, मेटल है, तो वो कितनी हैवी मेटल होती है, ठीक है, उनकी भी आपको डेंसिटी बुक में दी हुई है। जैसे आयरन की डेंसिटी बताई है 7.9 होती है। मरकरी है, मरकरी लिक्विड मेटल है और उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, 13.6 होती है। तो ऑलमोस्ट तो ये देखा जाता है जो मेटल होती है उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, पर जो ग्रुप 1 की जो मेटल है उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट आएगा वो है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक करेक्टरिस्टिक। हाँ जी, बोलो बेटा। अब जो हमारे अल्कली मेटल हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, इजीली लूज कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो अल्कली मेटल हैं वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक नेचर होगा इनका। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब क्या होता है कि उनकी क्या है, टेंडेंसी है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और वो अपने आप को क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना लेते हैं। अभी जो हमने सोडियम का एग्जाम्पल देखा, सोडियम का जो एग्जाम्पल देखा था कि इसके पास क्या है, 11 होता है इसका, तो हमारे पास जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये Na पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन हमारा लूज करने के बाद ये Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव का मतलब इन्होंने क्या कर लिया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया। तो ये अब क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर रहा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नेचर को क्या कर रहा है, अपने ऊपर हैवी होने दे रहा है। हैवी होगा तो इसका मेटालिक करेक्टर भी क्या होगा बेटा, हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो यहाँ से आपको सीधी सीधी सी यही जो अभी रिएक्शन मैंने लिखी हुई है सोडियम वाली, यहाँ से आप सीधा बोल सकते हो कि जो हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +1। वही रीजन है बेटा कि इनके वैलेंस सेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इजीली अवेलेबल होता है, क्या कर दे ये उसको लूज कर दे और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले जो कि नोबल गैस की होती है। तो हम बोलेंगे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आपको हमेशा इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो ये सारे क्या है, मोनोवैलेंट आयन है। क्या है ये, मोनोवैलेंट आयन है, समझ में आया। तो हम ये बोलेंगे कि मोनोवैलेंट आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट। पर हम यदि ये कहें कि ये डाईवैलेंट में एग्जिस्ट करें तो ऐसा नहीं होता, Na2 पॉजिटिव आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अल्कली मेटल क्या होते हैं, मोनोवैलेंट बोलो या यूनिवैलेंट बोल लो, और इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवैलेंट होने के साथ ये कैसे कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड है। उसके बाद जो सेवंथ प्रॉपर्टी है हमारी वो है करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन। करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन का मतलब क्या है, जो अल्कली मेटल हैं और उनके जो साल्ट हैं वो क्या इम्पार्ट करते हैं बेटा, कलर इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फ्लेम, जब आप क्या करते हो, जो अल्कली मेटल है उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। तो जब आप बंसन फ्लेम के पास, बर्नर के पास इनको लेके जाते हो तो बंसन फ्लेम की ही एनर्जी सफिशिएंट हो जाती है इनके इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए। इनके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि लूजली होल्ड है न्यूक्लियस का जिसके ऊपर, ठीक है। तो जब आप बंसन फ्लेम के पास इसको लेके जाते हो तो वही एनर्जी क्या है, सफिशिएंट है कि इसके एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या करवा दे, एक्साइट करवा दे। एक्साइट होने के बाद वो अपने हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। हायर जो स्टेट होती है वो बेटा अनस्टेबल होती है, वो कुछ टाइम तो वहां पे रहेगा, उसके बाद वो दोबारा से कहाँ आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा।
ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो कुछ अमाउंट में एनर्जी जो एक्स्ट्रा अमाउंट में उसने एब्जॉर्ब कर ली थी उसको वो एमिट करेगा, और एमिट करने के बाद यदि हम उस एनर्जी का होल करवाएं किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर अपीयर होते हैं। तो हमारे पास जो लिथियम है उसका जो फ्लेम कलरेशन होता है वो होता है क्रिम्सन रेड, सोडियम का होगा गोल्डन येलो, पोटेशियम का होगा पेल वॉयलेट, रुबिडियम का होता है रेड वॉयलेट, और सीजियम का होता है ब्लूइश कलर। समझ में आ गया सबको? फ्लेम कलरेशन का मतलब क्या है? फ्लेम कलरेशन का मतलब ये है कि जो अल्कली मेटल हैं और जो इनके साल्ट हैं उनकी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लेम के बंसन बर्नर जो होता है आपकी लैब में, यदि आप उसको सॉल्ट को लेके उस बंसन फ्लेम के पास लेके जाओगे तो वहां पे इनके पास लूजली होल्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होने के बाद वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में रहने के बाद कुछ समय के बाद अनस्टेबल होती है एक्साइटेड स्टेट, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किए हुए है वो उसको एमिट करेगा, और उस एनर्जी का यदि हम विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रम देखें तो हमारे पास वो क्या आते हैं, कलर्ड स्पेक्ट्रम आते हैं। ठीक है, ये था हमारा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो है होता है, ये एक फिनोमिना होता है जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करवाते हो किसी भी मेटल के सरफेस पे तो वहां से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो एल्कली मेटल हैं वो भी क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर देते हैं, एमिट करते हैं जब हम उनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करवाते हैं इनके सरफेस के ऊपर। समझ में आ गया? तो जो हमारे पास अल्कली मेटल में जो सीजियम मेटल है बेटा, उनकी क्या होती है, सबसे लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम एक्सटेंट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। सीजियम एक ऐसी मेटल है जो मैक्सिमम एक्सटेंट में क्या शो करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। तो जो सीजियम है उसका हम यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। ठीक है, नाइन्थ जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड का मतलब जो अल्कली मेटल हैं वो किस नेचर की होती हैं, तो हमारे पास जो अल्कली मेटल हैं वो आयनिक नेचर की होती हैं बेटा। क्यों होती हैं, इसके रीजन ये हो सकते हैं कि इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है, लार्ज एटॉमिक साइज होता है। ठीक है, अल्कली मेटल जो है वो आपको कैटायनिक फॉर्म में मिलती हैं, मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास ये कैसी होंगी, कंपाउंड होंगे, जो होंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे वो कैसा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है बेटा लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का मतलब होता क्या है, पहले तो लैटिस एनर्जी वो अमाउंट होती है किसी भी एनर्जी की जो हमें रिक्वायर्ड करवानी पड़ती है ब्रेक करवाने के लिए एक मोल किसी भी क्रिस्टल का इनटू इट्स फ्री आयंस। मतलब क्या है, देखो जैसे कि आपने यहाँ पे ले लिया mx, ये सॉलिड फॉर्म में है, और इसको आप डिसोशिएट करवाते हो तो इस टाइम जो आपने एनर्जी प्रोवाइड करवाई और ये अब आयंस में डिसोशिएट होगा, एक तो आपका कैटायन बन जाएगा और दूसरा आपका क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ ए क्रिस्टल इनटू इट्स फ्री आयन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। तो अभी हमने बोला जो अल्कली मेटल के साल्ट हैं वो आपको क्या किए होते हैं, उनके पास कैटायन और एनायन होते हैं। ठीक है, कैटायन और एनायन होंगे, जैसे कि आप लिथियम ले लो, लिथियम को आप Cl लिथियम क्लोराइड का सॉल्ट ले लो, तो आपको यहाँ पे लिथियम जो है उसके ऊपर कैसा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और क्लोराइड है उसके ऊपर कैसा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो इसको जब आप डिसोशिएट करोगे तो उस टाइम जो एनर्जी लगाई वो आपकी क्या हो जाएगी,
लैटिस एनर्जी हो जाएगी। तो अल्कली मेटल जो है उनकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैटायन है बेटा वो क्या है, स्मॉल साइज की है, और जो Cl है वो आपका कैसा है, मतलब यहाँ पे साइज में डिफरेंस है। कैटायन और एनायन का जो साइज है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, एक का साइज बहुत छोटा है, एक का साइज क्या है, बहुत बड़ा है दूसरे के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने जब सॉल्ट देखे ग्रुप 1 के, जैसे लिथियम का ले लो, सोडियम का ले लो, पोटेशियम का, सब दे क्लोराइड सॉल्ट ले लो, तो जो लैटिस एनर्जी है उसको पहले तो हम किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं। तो वो हमने देखा कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते जाते हो तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम लिथियम क्लोराइड लें तो उसकी होती है 802.6, और हम यदि सीजियम की देखें तो उसकी होती है 618.7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट जार लिथियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वहां पे साइज डिफरेंस कैटायन और एनायन का क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू सीजियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे पोलराइजिंग पावर काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो लैटिस एनर्जी हमारी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो लैटिस एनर्जी अल्कली मेटल की ओवरऑल तो हम ये बोलेंगे कि सब क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अटैच्ड होते हैं कैटायन और एनायन। इनको डिसोशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी मेनली डिपेंड किसके ऊपर करती है, साइज ऑफ आयन और उसके चार्ज के ऊपर, कि आप जो साइज ले रहे हो आयन का वो कैसा है और उसके ऊपर चार्ज कैसा है, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज के लिए हमारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 1 की। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मेरे को अटेंडेंस सेंड कर देना आप लोग।